नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। दीपावली का पर्व हम सब ने मना लिया है, पर्व भी हो गया है। इस बीच पाकिस्तान से लगातार कई तरह की खबरें आती रहती हैं। तो अज्ञात जी लोगों की एक और खबर आई और दो लश्कर ए तोयबा के साहब लोग वो शहीद फरमा दिए गए। तो ये एक अपडेट था जो पाकिस्तान से अब जैसे सुबह दोपहर शाम रात को सोते समय होम्योपैथी दवा क्या खुराक होता है उस तरह से समाचार आ रहे हैं। भारत के लिए शुभ है। सबसे पहले आइए स्वागत कर लेते हैं बाबा रामदास जी का। बाबा जी नमस्कार, स्वागत है आपका। जय हो, जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय सिया राम। बाबा जी, अभी कुछ ही दिन पहले हम और आप फोन पर जब बात कर रहे थे तो ये हो रहा था कि साहब बहुत सारे विषय हैं। हम पंजाब पे बात करते हैं, हम हरियाणा पे बात करते हैं, हम मणिपुर पे बात करते हैं, हम मंगल ग्रह पे बात करते हैं। समस्या हम लोगों के सामने ये खड़ी हुई कि हम लोग उत्तर प्रदेश पे क्यों नहीं बात करते। तो लबोलुआब ये निकल के आया था हमारी बातचीत में कि साहब उत्तर प्रदेश में दिक्कत यह है कि समाचारों की कमी है, मुद्दों की कमी है। तो पहले तो आप जरा उसी बातचीत को बताइए कि आखिर आपने ये क्यों कहा और हम लोगों की बातचीत में ये कंक्लूजन क्यों निकल के आया कि साहब उत्तर प्रदेश में तो मुद्दा ही नहीं है बतियाने के लिए। ऐसा क्यों हुआ था? सर, जब भी अच्छी गवर्नेंस होगी ना तो देखिए आमतौर पे बतियाया जाता है नेगेटिव मुद्दों पे। जब कोई नेगेटिव खबर आती है तभी मुद्दा बनता है। उत्तर प्रदेश से इधर पॉजिटिव समाचार बहुत ज्यादा आ रहे हैं, नेगेटिव समाचारों की कमी हो गई। तो अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। अभी कोई समिट हो रहा था, उस पर अखिलेश जी ने बोल दिया कि बिजली बहुत कम आती है, तो लोगों ने टोक दिया, अरे सर क्या बात कर रहे हैं, बिजली बहुत अच्छी आ रही है। आपके जमाने में जहां 6 घंटे बिजली आती थी गांव में, आजकल 18-20 घंटे आ रही है। आप चुप हो गए। अब आप बताइए ना, आपने उत्तर प्रदेश की आलोचना करनी है तो किस विषय में? लोग कहते हैं, आप लोगों ने मुझसे भी कहा कि भैया, मैंने कहा तुम विषय दो, मैं आलोचना कर दूंगा, पर आलोचना के लायक विषय दो। अच्छा, उत्तर प्रदेश से आजकल समझ यह है कि पॉजिटिव समाचार ज्यादा मिल रहे हैं, नेगेटिव सूचनाएं कम आती हैं। जैसे अभी एक लेटेस्ट कल परसों वाली जो घटना हुई है, ठीक बात। अभी आप हाँ बिल्कुल ठीक बात है। आप ने ये जो निष्कर्ष था ना, ये सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश से चूंकि अच्छे समाचार ज्यादा आ रहे हैं जिन पर खबरें बनने का बहुत कम चांस होता है, तो इसलिए शायद मुद्दों की कमी है। लेकिन मुझे लगता है बाबा जी हमारी मुरादें पूरी हुई है ना। जैसे वो कम्युनिस्टों का, हमारे कम्युनिस्ट साथियों का नारा है ना, हमारी मांगे पूरी करो। तो हम लोगों ने कहा कि मुद्दे नहीं है और दिवाली के ऐन मौके पर समाजवादी पार्टी के सुनामधन्य महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य, आखिर उन्होंने मुद्दा दे दिया कि आज आप और हम बैठ के उत्तर प्रदेश में बतिया रहे हैं। दर्शकों, स्वामी प्रसाद मौर्य बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं और इतने बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं कि कितनी पार्टियों से वो सफर करके समाजवादी पार्टी के महासचिव बने हैं। ये भी उनकी उसी प्रतिभा का जो है नमूना है। बेटी उनकी सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी की, ये एक एडेड उनके पास प्रतिभा है। बहरहाल, स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिवाली के दिन अपनी धर्म पत्नी का पूजन करते हुए, उनको वो मतलब वो लक्ष्मी पूजन कर रहे थे और वो उनका पूजन कर रहे थे, उसकी एक फोटो शेयर की अपने फेसबुक पेज पे। लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकी। मजा तब आया जब उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट पे लिखा, जरा मैं उसका लबो-लुआब बता देता हूं। मैं कोट नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरे सामने पोस्ट है नहीं और उस पोस्ट को कोट करने का कोई औचित्य भी नहीं है दर्शकों। उन्होंने लिखा कि विश्व में, संसार में 4 हाथ, 8 हाथ, 10 हाथ, 1000 हाथ वाले बच्चे पैदा नहीं होते। तो ये हिंदू त्योहारों पर लक्ष्मी जी के ऊपर उनका था कि इनके 4 हाथ क्यों हैं। बाबा जी, कल मैं एक टीवी डिबेट देख रहा था इसी विषय पे। उसमें एक जो है बड़े सुनामधन्य, अपने आप को पत्रकार कहते हैं, कल चैनल वालों ने उनको दलित चिंतक लिख दिया, दिलीप मंडल। तो उन्होंने कहा कि साहब हम दलित चिंतक नहीं है, हम तो ब्राह्मण चिंतक हैं, हम तो ब्राह्मणों पर जो है चिंता करते हैं, हमको दलित चिंतक मत लिखिए। खैर, उस जैसा व्यक्ति, दिलीप मंडल जैसा व्यक्ति भी जब इस स्वामी प्रसाद मौर्य पर पूछा एंकर ने, तो उन्होंने कहा
कि कम से कम एक राजनेता को, एक नेता को, एक पार्टी के महासचिव को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। ध्यान दीजिए, वो दिलीप मंडल है जो 24 घंटे में 26 घंटा सनातन को, हिंदू त्योहारों को, प्रतीकों को, देवी देवताओं को गरियाता रहता है। क्या ये एक छोटी सी बात स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे अनुभवी और घाट घाट का पानी पीने वाले राजनीतिक व्यक्ति को पता नहीं होगी? सर अवनीश जी, इसके दो गंभीर पहलू हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आपने भी ये परिचर्चा करते वक्त शायद सोचा नहीं होगा कि ये बातें भी खुल के जो अभी मैं कहने जा रहा हूं। सर पहला सवाल तो मेरा ये आ जाता है कि एक व्यक्ति लगातार हिंदू सनातन पे ऐसी टिप्पणियां लगातार कर रहा है। पहले ये गोस्वामी तुलसीदास पे बोल चुके हैं, इन्होंने मानस पे गलत अवांछित टिप्पणियां की, बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शनेबल बातें बोली, और अब हमारे देवी देवताओं पे, वो भी दीपावली के, मतलब ठीक बात, बिल्कुल। बात यह कि इससे क्या हिंदू वोटर नाराज हो जाएगा, ये चिंता अखिलेश जी को है? पहला मेरा सवाल, क्या अखिलेश जी ने हिंदू वोटर की भावनाओं की चिंता करनी बंद कर दी है? पहला सवाल। मैं कहता हूं कि मुलायम सिंह जी जब थे ना, तो वो बहुत बड़े बड़े क्षेत्रीय छत्रपों को अपनी एम्ब्रेला में इकट्ठा रखते थे, जो कि जातीय नेता थे अपनी अपनी जाति के। मौर्य जी भी है ना? तो मौर्य जी, मौर्य वोटर का कितने बड़े नेता हैं ये तो खैर समय बताएगा। अपनी सीट नहीं निकाल पाते हैं, अपनी सीट निकालने के लाले हैं, तो पूरी मौर्य बिरादरी को कितना एड्रेस करते हैं ये तो बाद में डिस्कस करेंगे। पर वो इस तरह लगा, अच्छा सर एक आध टिप्पणी तो हम इग्नोर कर सकते थे, वो आदमी लगातार, ही इज अ हैबिचुअल ऑफेंडर नाउ। फिर इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, और मैं आपको बताऊं, वो जो मारन लड़का तमिलनाडु वाला, जब उसने कहा था ना कि सनातन का समूल नाश करना होगा, वो मारन ने नहीं कहा था, स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने कहा। जी, स्टालिन, वही, वो फैमिली वही है, सॉरी ना, वो स्टालिन। तो जो सनातन को समूल नाश करने वाली जो मुहिम चली है सर, ये मौर्य जी उस मुहिम का हिस्सा है। और मैं आपको बताऊं, हरियाणा में जाटों को, उत्तर प्रदेश में यादवों को, और मौर्य, इन तीन बिरादरियों में खास तौर पर एक वर्ग है जो इनको ये समझा रहा है कि तुम हिंदू नहीं हो, तुम सनातनी नहीं हो। जी हाँ, और उनको बिल्कुल बिल्कुल, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण एंगल दिया है इस पर हमारी आपकी चर्चा को। और ये मामला सिर्फ यादवों, मौर्य और जाटों तक नहीं है। वहां देखिए तो लिंगायत समुदाय को ये समझाने का प्रयास हो रहा है कि साहब आप हिंदू नहीं हो। जी, तो सर ये उस बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। मैं तो देखिए, पंजाब में सिखों को यह समझा दिया गया है कि तुम हिंदू नहीं हो। जैन समुदाय को हिंदुओं से काट के एक अलग अल्पसंख्यक वर्ग की बाकायदा मान्यता दिला दी है। हालांकि मैं जितने जैनियों को मानता हूं वो इससे कतई खुश नहीं है। बड़े बड़े जैन मुनि, एक मैं भी पिछले दिनों मध्य प्रदेश गया था, वहां एक बहुत बड़ा जैन मुनियों का सम्मेलन हो रहा था। तो वहां पे जो उनके जो सबसे बड़े जो मुनिवर थे, उनसे मेरी करीब 15 मिनट चर्चा हुई। तो उन्होंने तो बड़ा रोष प्रकट किया कि ये हमको हिंदू और सनातन से अलग करने का षड्यंत्र किया है कांग्रेस ने। जी, आपने जैनियों की बात की तो मैं आपको आपके जरिए दर्शकों को भी बता दूं, जैन मत के बहुत सारे लोग, और ये कहिए कि लगभग लोग
अल्पसंख्यक दर्जे का कोई लाभ उठाते नहीं है, वो बिल्कुल लाभ नहीं उठाते हैं, वो फॉर्म तक नहीं भरते माइनॉरिटी का, और माइनॉरिटी कॉलेज में एडमिशन हो चाहे नौकरियां हो वो नहीं भरते। एक तो नौकरियों में कम है जैन समुदाय अपने परिश्रम और अपने कर्म बल से भारत का रिचेस्ट समुदाय है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये बिल्कुल बात आप सही कह रहे हैं कि इससे ये स्थापित होता है कि जैन मुनियों में अगर इस बात को लेकर असंतोष है तो उसके कारण है, और वो प्रैक्टिकल तौर पर नजर आता है जैन समाज के भीतर। जी, पूरे जैन मत के जितने भी मतावलंबी हैं सब इस बात को लेकर बहुत उद्वेलित हैं कि हमें हिंदू और सनातन से अलग करने का ये षड्यंत्र है। उसी तरह बौद्ध, उसी तरह सिख। तो देखिए अब है क्या कि मोदी और भाजपा को सत्ता से दूर करने, हराने के लिए हिंदू एकता को तोड़ना पड़ेगा। ये बात इन लोगों को, इन विपक्षियों को समझ में आ गई है कि जब तक हिंदू एकता को नहीं तोड़ेंगे तब तक मोदी को नहीं हराया जा सकता। तो सर ये उस षड्यंत्र, उस बड़े षड्यंत्र के एक पुर्जे हैं जिनका नाम है स्वामी प्रसाद मौर्य। और ये एक बात है ना सर, अगर अखिलेश को देखिए, जितनी चिंता हम व्यक्त कर रहे हैं उससे ज्यादा अखिलेश को ये चिंता करनी चाहिए ना कि कहीं मुझसे हिंदू नाराज तो नहीं हो रहा। जी बिल्कुल सही बात है आपकी। ये वाली चिंता भी जायज है कि जितनी चिंता हम कर रहे हैं उससे ज्यादा चिंता अखिलेश को होनी चाहिए। अब मैं ठेठ, आपने तो एक बड़ा परिदृश्य दिया कि एक बहुत बड़े टूल किट के हिस्से हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग, जो कि हिंदुओं में विभाजन करने का, बिहार में जातीय जनगणना का पूरा शिगोफा ही इसीलिए ले आया गया कि हिंदुओं में बंटवारा हो, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। ये तो लगातार 2014 से दिख रहा है कि हिंदू सनातनी जिस तरीके से उसका एकीकरण हुआ है अक्रॉस द पार्टी, अक्रॉस द कास्ट, वो हुआ है 2014 के लोकसभा चुनाव में, ये देखा गया 2019 के लोकसभा चुनाव में, ये प्रत्यक्ष रूप से हमने और आपने फील्ड में घूमते हुए महसूस किया कि साफ साफ तौर पर बंटवारा था। वही यादव विधानसभा में अखिलेश यादव के पीछे खड़ा था, लेकिन वही यादव वर्ग जब लोकसभा का मामला आया 2019 में तो वो पूरी तरीके से बटा हुआ था और अच्छी खासी संख्या में बटा हुआ था। निषाद मतदाता का तो एक इलेक्शन का उदाहरण है गोरखपुर, जहां एक निषाद मतदाता समाजवादी पार्टी से खड़ा था और निषादों ने 80-20 का बंटवारा हुआ था। तो ये तो साफ तौर पर देखा गया था। तो जातीय बंधन मोदी ने तोड़ा है, मोदी की भाजपा ने तोड़ा है। ये 2014 में साबित हुआ, 2019 में साबित हुआ। अच्छा, आपने एक बड़ी लकीर खींची और उसका व्यापक दायरा बताया। मैं जरा वापस उत्तर प्रदेश की राजनीति पर लेके आता हूं आपको, राजनीति, वोटों का ध्रुवीकरण और बाकी चीज, ठीक है ना। स्वामी प्रसाद मौर्य जो खुद अपने आप को बौद्ध कहता है, देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य के आगे मुझे जी नहीं लगाना है, मैं पूरी तरीके से होशो हवास में उसको तुम तड़ाम कहने जा रहा हूं और कहूंगा, कहता रहूंगा। स्वामी प्रसाद मौर्य खुद को बौद्ध कहता है, लेकिन दिवाली पर अपनी पत्नी का जो फोटो डालता है वहां पर सनातनी पूजा हो रही होती है। तो पहले तो ये दोगलापन क्या है। खैर, अखिलेश यादव, आपने जो बात कही थी कि क्या अखिलेश यादव को अब हिंदुओं के वोट की चिंता नहीं है, तो कल ही अखिलेश यादव की एक बाइट मैंने सुनी इसी मामले को लेके। पत्रकारों ने पूछा कि साहब ये स्वामी प्रसाद मौर्य ने देखिए फिर जो है वो अपने मुंह का बवासीर खोल दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि साहब निजी टिप्पणी है। तो आपकी बात वहां पर सही प्रतीत होती है कि अखिलेश यादव को वाकई हिंदुओं के वोट की चिंता नहीं है। क्या बिना हिंदू के वोटों के अखिलेश यादव अगर 2-4 लोकसभा की सीट जीतने का ख्वाब भी पाल रहे हैं उत्तर प्रदेश से, तो ऐसा संभव है? इस बहाने इस बहाने हम जरा अखिलेश यादव की राजनीतिक समझ पे बात कर लें। जी देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं पिछले 5 साल से 7 साल से अखिलेश यादव को बड़ा क्लोजली फॉलो कर रहा हूं, और भारतीय राजनीति का उससे बड़ा लूजर मुझे दिखाई नहीं देता। और सर वो आदमी टोटली कंफ्यूज्ड है, और वो आदमी असल में उसको
समाजवादी पार्टी जैसी एक बड़ी पार्टी और एक बड़ा वोट बैंक सौंप तो दिया मुलायम सिंह जी ने, परंतु वो उस चीज के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। और जो उसके पास अच्छे सलाहकार हो सकते थे उन सबको दूर करके उसने रामगोपाल यादव जैसा एक फर्जी पॉलिटिशियन, जिसको भारतीय राजनीति और भारतीय समाज की बिल्कुल समझ ही नहीं है। तो अब क्या हुआ देखिए, पिछले 2 चुनाव में सबसे पहले इन्होंने अपना ओबीसी वोट बैंक लूज किया तमाम। भाई आज भाजपा की जो विजय दिखाई देती है, चाहे वो 14 की हो, चाहे 19 की हो, चाहे 17 की हो, चाहे 22 की हो, उत्तर प्रदेश और लोकसभा में दोनों की बातें कर रहा हूं, ये 4 चुनाव, चारों चुनाव में भाजपा का जो मेन हिंदुत्व के बाद जो मेन वोट बैंक आया है वो आया है ओबीसी से, जो कि पहले एक मुश्त सपा के साथ हुआ करते थे और अखिलेश ने अपने सामने उनको थाली में परोस के भाजपा को दे दिया। अब जो बचा, अच्छा अखिलेश को पता है क्या लग रहा है कि ये इस प्रकार के जो एंटी सनातन, एंटी हिंदू मगर मेरे लीडर्स इस प्रकार की बकवासबाजी, मैं इसको बयानबाजी नहीं कहूंगा, अगर ये बकवासबाजी कर रहे हैं तो शायद मुस्लिम मतदाता इससे खुश होगा, है उनको ये गलतफहमी है। पर मुस्लिम मतदाता बहुत चालाक है और मुस्लिम मतदाता को वो असल में, मैंने मुस्लिम मतदाताओं की मैं एक मामले में मैं तारीफ करता हूं, जैसे अर्जुन को सिर्फ चिड़िया की आंख दिखती थी ना, मुस्लिम मतदाता को सिर्फ अपना लक्ष्य दिखता है कि कौन भाजपा को हरा रहा है, इसके अलावा वो कुछ देखते ही नहीं कि हमारे नेता ने क्या बयान दिया, किसने क्या कर दिया। जैसे छोटी छोटी चीजों में फलाना का तुष्टिकरण कर दिया, फलाने का प्रसाद खा लिया, ये सब कुछ नहीं देखते, उनको सिर्फ एक चीज दिखाई देती है कि किस तरह भाजपा को हराना है। जी बिल्कुल ठीक बात आपने ये जो कहा ना कि वो चाहे सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में उनकी स्मार्टनेस देख लीजिए, ये मतलब बहुत बड़ी विडंबना है कि ठीक ठाक हिंदू घरों में आप अगर पूछ लीजिए किसी सरकारी योजना का लाभ उठाने के लिए 5 कागजों की अगर जरूरत है, तो किसी हिंदू घर में पूछ लीजिए तो हो सकता है 5 कागज जुटाने में उनको समय लग जाए। लेकिन वहीं मुस्लिम समुदाय, मैं इसको मुस्लिम समुदाय की अच्छाई के रूप में गिना रहा हूं कि अगर किसी सरकारी योजना का लाभ उठाने के लिए 10 कागजों की जरूरत है, तो साहब फॉर्म भरते समय वो 15 कागज लेके जाता है और बाकायदे उसको लगाता है, सरकारी योजनाओं के लिए क्वालिफाई करता है और उसका लाभ उठाता है, चाहे वो घर हो, चाहे राशन हो, चाहे मेडिकल हो। आयुष्मान कार्ड जितने मुस्लिम समुदाय के हर घर में होगा, उतना जो है हिंदुओं के घर में नहीं होगा, उनका अगर आबादी के प्रतिशत से जोड़ लीजिए तो। अच्छा, आपने जब ये कहा कि अखिलेश यादव, उनकी पॉलिटिकल मैच्योरिटी पे तो आपने बहुत अच्छा विवेचना की और वो आप लगातार कहते हैं, उससे मैं सहमत भी हूं, लेकिन हिंदुओं को इस हद तक उनकी भावनाओं को बेइज्जत करके, उनके धर्म को गाली देके, उनकी पूजा पद्धतियों को गाली देने वाले, बकवास करने वाले ऐसे स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे जंतु और जानवर का पोषण करने की कीमत वो जो चुका रहे हैं, क्या मुसलमान वोटर समाजवादी, मैं उत्तर प्रदेश के बारे में बात करूं तो समाजवादी पार्टी के अलावा भी कोई ठौर दिख रहा है जिसके लिए कंपटीशन हो गया है और इस स्तर तक उतर रहे हैं अखिलेश यादव? मतलब मेरा साफ कहना है कि क्या मुसलमान इस बार कांग्रेस की तरफ भी जा रहा है या कहीं और भी ताक लगाया है क्या कि अखिलेश यादव जैसे लोग इस तरीके से अपने कपड़े फाड़ के हिंदुओं को गरिया रहे हैं ताकि मुसलमान खुश हो? देखिए मैं आपको बताऊं, अतीक, मुख्तार और आजम खान, ये 3 लोगों की जो दुर्गति हुई है पिछले 7 साल में, उसको मुसलमान वोटर ने दिल से लगा लिया है जी। और खास तौर पे आजम खान की जो दुर्गति हुई है ना सर, उससे वो बहुत आहत है। और जैसे 2009 में, आपको याद है 2009 में जब माननीय कल्याण सिंह जी सपा में चले आए थे और जब मुलायम सिंह यादव ने ले लिया, तो इसका बहुत सख्त विरोध किया था आजम खान ने। और जब पूरा मुस्लिम वोट
2009 में सपा से शिफ्ट होकर कांग्रेस में गया था, और जब सपा की कांग्रेस की जब 22 सीट आई थी 2009 के चुनाव में, तो सर वो पूरा आजम खान के इशारे पे हुआ था। और सपा को सबक सिखाने का प्रण आजम खान और उनके तमाम मुस्लिम वोटर्स ने ऑल ओवर यूपी ये काम किया था। सर वो चीज इस बार 2024 में रिपीट होने जा रही है। उसका कारण है, मुसलमानों को एक बात समझ में आ गई कि सपा बसपा मिलके लड़ लिए, सपा कांग्रेस मिलके लड़ लिए, सब कुछ करने के बाद भी हम बीजेपी को रोक नहीं पाए। तो रोक तो हमको देखो वैसे भी पाना नहीं है, उखाड़ तो देखो हम कुछ सकते नहीं, बीजेपी का तो कुछ नहीं उखड़ेगा, ये तय है। तो क्यों न कम से कम इस अखिलेशवा को तो समझा लिया जाए। ये मेरे एक मित्र हैं बहुत अच्छे, उनसे मैं हूबहू जो वर्ड उन्होंने यूज किए तो मैं आपको बता रहा हूं, इतना कॉन्टेम्प्ट का भाव है सर अखिलेश के लिए। मुस्लिम समाज में ये कंटेम्प्ट का भाव है, उनको लगता है कि ये मौके पे हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। अखिलेश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सर, ये ड्राइंग रूम पॉलिटिशियन है, ये सुबह 11 बजे सो के उठता है, और आजकल मैंने सुना है इसको वो 7 PM की प्रॉब्लम इनको भी है, जो अपने हमारे भगवंत मान साहब वाली प्रॉब्लम है सर। मैंने सुना है कि अखिलेश जी इसके भी बड़े विशेष रसिया हो गए हैं। तो सर ये देखिए ये सार्वजनिक विमर्श का मंच है, और बाबा जी मैं रहता तो लखनऊ में ही हूँ, उत्तर प्रदेश की राजधानी में रहता हूँ, और ऐसा भी नहीं है कि पिछला मेरी उम्र जो है 17-18 साल की है कि मैं लोगों के व्यक्तिगत व्यवहार के बारे में जानता नहीं हूँ। तो जो आपने कहा, खैर वो तो खैर खान पान की निजी स्वतंत्रता है, और यहाँ मैं अपने वामपंथी मित्रों के काफी नजदीक हूँ कि भैया जो जिसको रुचि ले वो अपना खाएं पिए, वो अलग चीज है। बहरहाल, अच्छा मैं वहीं फिर वापस आऊंगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसा घृणित व्यक्ति जब इस तरह की बात करता है, तो क्या इसका एक और एंगल मैं तलाश रहा हूं। आपने कहा कि मुस्लिम वोटों को कंसोलिडेट करना चाहते हैं अखिलेश, लेकिन एक चीज और, सनातन के खिलाफ लगातार जहर बोके और लगातार इस तरह की जहरीली बातें करके, क्या ये हिंदुओं को भड़काने जैसी भी बात है कि कोई जो है वो 4 चप्पल ही मार दे स्वामी प्रसाद मौर्य को, कोई कालिक फेंक दे, मैं कहता हूं कोई ज्यादा उद्वेलित हो जाए और वो 4 हाथ पहुंच जाए उनके पास, तो इस तरह की क्या किसी अप्रिय घटना को उकसा रहे हैं कर देने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग? सर देखिए, स्वामी प्रसाद की कोई औकात नहीं है, ना अपनी पार्टी में, ना अपनी बिरादरी में, ना अपने वोटर में। ही इज अ लूजर, ही इज नोबडी। और सर देखिए, ये टोटली कंफ्यूज्ड लोग हैं। इनको देखिए सर, होता क्या है कि जब आंधी आती है ना, तो हमारे यहाँ भोजपुरी में कहावत है कि आंधी आवे बैठ गंवावे। जब आंधी आ जाए तो दौड़ दौड़ के चीज नहीं इकट्ठी करनी चाहिए, बल्कि चुपचाप एक कोना पकड़ लेना चाहिए, पहले जान बचे उसके बाद कुछ हो। सर आंधी आई हुई है, पॉलिटिकल आंधी है, और ये सब दौड़ दौड़ के अपना वोट बैंक बचाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो। सर कुछ होना नहीं है, और अखिलेश यादव सर इनडिसिसिव हो गए, वो बिल्कुल कंफ्यूज है कि मैं इस माहौल में क्या डिसीजन लूं। जी ठीक बात है। आप जब कह रहे हैं कि अखिलेश यादव पूरी तरह से कंफ्यूज हैं, मुझे लगता है कि आपने तो भांपी लिया है कि वो कंफ्यूज हैं, और आपने डिकोड कर लिया है या समझ लिया है कि वो कंफ्यूज हैं, जो लगातार ये आप कह रहे हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस ने और कांग्रेस के नेतृत्व ने भी भांप लिया है कि ये तो कंफ्यूज, टोटली कंफ्यूज आदमी है। आप जरा मध्य प्रदेश का याद कीजिए, उन्होंने कहा कि साहब 1:30 बजे तक हमको जगा दिया। अब ये बात भी आपके उससे सवाल से जुड़ा हुआ है कि 1:30 बजे रात तक अगर वो जग जाने से इतना परेशान हो रहे हैं, तो उन्होंने 1:30 बजे रात तक क्या मिस कर दिया जिसकी वजह से वो इतना परेशान थे, और अगले दिन टीवी के लोगों के सामने वो कह बैठे कि साहब कमलनाथ ने हमको 1:30 बजे तक जगा दिया।
मैं अपना वाक्य पूरा कर लूं ना, मैं अपना वाक्य पूरा कर लूं तो वहां पर रात को 1:30 बजे तक जगाया है ना, इनके खाने में लेट हुआ होगा है, अब आप आगे जोड़ लेंगे दर्शक। तो इन्होंने इतना डर था कि सुबह बोल दिया पत्रकारों के सामने कि साहब 1:30 बजे तक जगाया। मजे की बात यह कि 6 सीट ये जीते हुए थे, वहां 6 विधायक थे भाई मध्य प्रदेश में इनके सिंबल पे। तो कमलनाथ ने कहा कि साहब ठीक है 6 सीट तुमको दे देंगे। और जब ये दोपहर में उठे, ये बहुत तड़के जग जाते हैं, आपको पता होना चाहिए, 12 साढ़े 12 बजे दोपहर तक अखिलेश यादव जग जाते हैं, तैयार होके जो है वो बाहर निकल जाते हैं। तो ये जब दोपहरिया में उठे 1:30 बजे जागने के बाद, तो इनको पता चला कि साहब वो जो 6 सीट इनको दिया था उसमें से भी 3 सीट पे मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट उतार दिए। तो कांग्रेस भी इनकी पॉलिटिकल इमेच्योरिटी और इनके कंफ्यूजन को समझ चुकी है क्या, कि वो भी इस तरीके से इनको डील कर रही है। नहीं, मध्य प्रदेश चुनाव के दौरान इनके वक्तव्यों पे ध्यान दीजिए, इनका फोकस बिल्कुल भी, ही हैज नॉट स्पोकन इवन अ सिंगल वर्ड अगेंस्ट बीजेपी इन एमपी। ये इस वक्त सिर्फ कांग्रेस की आलोचना कर रहे हैं, कांग्रेस के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। असल में वो लड़ाई मध्य प्रदेश में नहीं लड़ रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश में अपनी मुस्लिम टर्फ को बचाने के लिए बेचैन है। और इस वक्त उनकी दुश्मन नंबर 1 बीजेपी नहीं है, योगी आदित्यनाथ नहीं है, इस वक्त उनकी दुश्मन नंबर 1 यूपी में कांग्रेस है, जो कि उनकी मुस्लिम टर्फ को खा जाना चाहती है। बिल्कुल सही बाबा जी। और असली राजनीतिक स्थिति अखिलेश यादव की उत्तर प्रदेश की जमीन पर यही है। मैं 200% आपकी बात से सहमत हूं जी। और नंबर 1, इस वक्त वो सीटों की लड़ाई नहीं लड़ रहा है आदमी। अखिलेश इज नॉट वरीड अबाउट द नंबर ऑफ सीट्स ही इज गोइंग टू विन, नो। नंबर 1, वो दूसरी सेकंड प्लेस, सिल्वर मेडल पे हम कितने ज्यादा स्थानों पर रह पाते हैं, इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको मालूम में सीटें नहीं आएंगी, वोटवा न चल जाए, जो 24% 22% है, उनको ये चिंता हो गई कि कहीं हम भी मायावती की जगह की तरह 14% पे तो नहीं आ जाएंगे। तो उधर आज की तारीख में अखिलेश की चिंता सीटें नहीं है, अखिलेश की चिंता सिर्फ वोट प्रतिशत रह गया है। उनको मालूम है सीटें नहीं आएंगी, उनको ये मालूम है कि हो सकता है इस बार उत्तर लोकसभा में 80 में से एक भी सीट ना आए। बिल्कुल ठीक, अच्छा बिल्कुल ठीक। मुझे कतई आश्चर्य नहीं होगा कि जैसे कांग्रेस 1 सीट की पार्टी रह गई थी, सपा भी रह जाए, तो उनको पता है सीट नहीं आनी है। 5 सीट तो सपना मान लीजिए, कहीं 24 से 14% पे ना आ जाए वोट बैंक पे, बड़ी बात, ये बिल्कुल बड़ी, इसकी लड़ाई चल रही है यूपी में। बिल्कुल बड़ी बात है। अच्छा, चलते चलते एक सवाल, आपने कहा कि उनकी चिंता जो है, उनका दुश्मन नंबर 1 जो है भारतीय जनता पार्टी नहीं है, उनका दुश्मन नंबर 1 कांग्रेस पार्टी है। अब जरा ये बता दीजिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे जानवर इस तरह का जो मुंह की बवासीर खोलते रहते हैं सनातन के खिलाफ, तो स्वामी प्रसाद मौर्य किसके आदमी है? बीजेपी के आदमी तो नहीं है, क्योंकि फायदा तो कुछ ना कुछ बीजेपी को होगा। सर, जब से डोभाल जी बीजेपी में नंबर कैबिनेट मंत्री हुए ना, तब से मुझे सचमुच ये लगने लगा है कि कहीं डोभाल आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ कहीं राजनीतिक सलाहकार भी हो गए क्या मोदी जी के। क्योंकि मुझे तो लगता है कि हर पार्टी में, आपने द्रोहकाल फिल्म देखी सर, द्रोहकाल फिल्म में जो पुलिस वाले हैं, वो अपना आईबी का जो अफसर है वो आतंकवादी गुट का सरगना बना देते हैं, तो उसको प्लांट करके। तो सर मुझे तो बहुत बड़ी लगता है कि कहीं विरोधी दलों के जो बड़े नेता है वो भाजपा के पैरोल पे तो नहीं है, बात ठीक है। बल्कि बाबा जी बल्कि इस समय जो परमानेंट भारतीय जनता पार्टी के परम मित्र है ना, अपने बयानों के जरिए जो है दिग्गी राजा मध्य प्रदेश वाले दिग्विजय सिंह, बल्कि इस समय लग रहा है कि वो उनके मित्रता में थोड़ी सी कमी आई है, वो काफी सुधरे से सरकार नजर आने लगे हैं। तो जी, जब मध्य प्रदेश का चुनाव आता है तो दिग्विजय सिंह सुधर जाते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में अपना बच्चा रहा है ना भाई। लोकसभा आते आते हो जाएगा मामला फिर 24 तक। लोकसभा में वापस भाजपा ही हो जाएगा वो आदमी। बिल्कुल ठीक है।
बाबा जी, हम लोगों ने एक जो है स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे दुपाए, है ना, कि वो तो जानवर है। तो पहला तो उसका भांडा ये फूटा कि वो कहता है कि हम बौद्ध हैं, अगर बौद्ध हैं तो हे जंतु, तुम्हारी पत्नी सनातनी पूजा क्या कर रही थी, मत करो ना, तो औकात तो तुम्हारी ये है। वैसे आपने बात की थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों की कोई औकात नहीं है। भाई साहब, स्वामी प्रसाद मौर्य की इतनी औकात तो हो गई, पिछले 4-5 दिन से हम लोग परेशान थे कि उत्तर प्रदेश पर बतियाया क्या जाए। तो स्वामी प्रसाद मौर्य की ये औकात जरूर है कि हम लोगों ने एक वीडियो उस पर किया। बाबा जी, आपने समय दिया और स्वामी प्रसाद मौर्य की गंध के बहाने हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की राजनीतिक स्थिति पर बात की, जो कि काफी सामने दिख रही है, समझ आ रही है। और दर्शकों, ये तो दर्शक ही बताएंगे कि उत्तर प्रदेश पर हम लोगों ने जो ये गहरा और लंबा सन्नाटा अपना तोड़ा है वीडियो चर्चा में, तो उत्तर प्रदेश के और किन विषयों पर बात की जाए, क्योंकि हम लोग जरा सब्जेक्ट खोज पाने में अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं उत्तर प्रदेश का मामले में। तो दर्शक जरूर बताएं, नीचे कमेंट करिए, बताइए कि उत्तर प्रदेश में ऐसी कौन सी चर्चा है, ऐसे कौन से विषय हैं जिनको हमको उठाना चाहिए, जिस पर आप चाहते हैं कि हम होमवर्क करें, अपनी जानकारी लें, अपने सूत्रों से जानकारी लें और फिर आपके बीच में आए। बाबा जी, आपने समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ दर्शकों, हमें और बाबा रामदास जी दोनों को दीजिए आज्ञा। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम।